सर। यस कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए ताकि आपसे बातचीत शुरू किया जा सके। सर मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। इसके पश्चात मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए सन 2019 में कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट में किया है। मैंने सन 2020 में नेट जेआरएफ की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। सर मेरी हॉबीज़ हैं कुकिंग और बुक रीडिंग। तो आपने 2020 में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो रिसर्च में भी एनरोलमेंट हुआ कहीं पे? नो सर, रिसर्च में एनरोलमेंट क्यों नहीं किया? सर मेरा सिविल सर्विसेज की ओर ज़्यादा झुकाव था, इसीलिए मैंने उसमें एनरोलमेंट नहीं किया है। जी सर। एक अच्छी डिग्री मिल जाती है डीफिल की तो है, लेकिन फिर भी अच्छा है कि एक लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। Yes, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे, बहुत अच्छा। कुछ समस्याएं आजकल देश में चल रही हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के एक बहस चल रही है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या उचित है, क्या तर्कसंगत है, क्या इसमें कार्यपालिका और विधायिका का भी कोई रोल होना चाहिए, या जो सिस्टम हमारा चल रहा है अभी तक वो सिस्टम सही है? आपको क्या लगता है? सर कॉलेजियम सिस्टम 3 जजेस केसेस के बाद से इसका एवोल्यूशन हुआ है। सर इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी को लेके अभी तक बात होती आई है। फिर एक मेरिट का मुद्दा भी उठता है कि जजेस के लिए भी एक एलिजिबिलिटी के अलावा एक सूटेबिलिटी का भी कुछ पैमाना होना चाहिए। सर इसके लिए जो 4th जजेस केस था जिसने एनजैक अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था एक तरह से, सर उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात चली थी, तो वो फाइनलाइज किया जाना चाहिए। जैसे बात चल रही थी कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में स्टेट्स का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात कर सकते हैं सर, वो किया जाना चाहिए। मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें चेंज होना चाहिए? सर कुछ चेंजेस होना चाहिए, पर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम टेस्टेड सिस्टम है, इतने दिनों से चला आया है, पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। जी सर। ये कहते हुए कि असंवैधानिक है। किसे इसको आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात होती है। सर वहाँ सुप्रीम कोर्ट का मेन विरोध ये था कि इसमें एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी जा रही हैं। तो सर अभी जैसा सरकार ने भी कहा है कि उनका एनजैक दोबारा लाने का कोई उनका एम नहीं है, तो सर शायद उसमें कुछ कमियां थी कि एग्जीक्यूटिव पक्ष की पावर ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए सर नए सर विधायक मतलब जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को मिल के इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। ऐसा मानना है आपका? यस सर। ऐसा मानना है। यस। एक और ज्वलंत मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, खासतौर से महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर के जो दल बदल का मामला है। यस सर। तो क्या ये दल बदल का सिस्टम मूल संविधान का हिस्सा है? नो सर। सर ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था 1985 में, क्योंकि उस समय दल बदल के बहुत से केसेस आ रहे थे। सर मेनली इसका एक एम था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स को, पर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ये विफल होता आ रहा है। सर इसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो ये रोक लगाता है उस पे कुछ ही मुद्दों पे इसको लिमिटेड कर देना चाहिए कि वो अपने लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। तो और सर इसमें ये भी है कि ये 2/3 वाला जो मुद्दा है कि सर उस पे भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि उसमें क्या चेंज होना चाहिए? सर मैं सोच नहीं पा रही। इसमें जो प्रोसेस है इसका है ना, जो अभी
उनका जो चुनाव चिन्ह था वो दिया गया है शिंदे गुट को, तो निर्वाचन आयोग का ये फैसला यदि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देखें तो कहाँ तक तर्कसंगत लगता है आपको? सर कोई बात नहीं। आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर लिया था, है ना? और ऑप्शनल अभी आपका ज्योग्राफी है, और पीजी भी आपने ज्योग्राफी से ही किया है, और नेट जीआरएफ भी आपका उसी से है, है ना? और बहुत अच्छा आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये पूरी प्रक्रिया एकदम क्लियर है। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत यदि हम बात करें, एक संदर्भ आता है मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी गुणों का मिश्रण था। तो इतिहासकारों की इस मत को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर, विरोधी गुण ये थे कि वो बहुत प्रोग्रेसिव उस समय के रूलर थे। सर, उन्होंने जैसे इंडियन मुस्लिम्स को उस वक्त अलग समझा जाता था, टर्किश, ईरानी, इन सब नोबल्स की ज़्यादा प्रधानता थी दिल्ली सल्तनत एरा में, तो उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को भी कई पोस्ट दी। वो कास्ट, क्रीड, इन सब पे मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया करते थे। लेकिन हम एक और पक्ष उनका देखते हैं कि वो बहुत क्रूर सजाएं देते थे, और फिर उनके फैसले हीट ऑफ द मोमेंट वाले फैसले हुआ करते थे। उनके फैसले तर्क संगत रहते थे पर टाइम गलत हुआ करता था। जैसे दोआब में उन्होंने कर वृद्धि की पर उसी समय ड्रॉट आ गई। फिर उन्होंने टोकन करेंसी का लाया, उनका मतलब उसके पीछे का रीज़न अच्छा था क्योंकि उस समय चांदी की कमी हो गई थी, तो टोकन करेंसी चाइना जैसे देशों में भी अपनाई जा रही थी, पर उनके फैसले गलत टाइम पे हुआ करते थे। तो सर, एक तरफ तो वो बहुत बड़े विद्वान भी थे और बहुत लिबरल भी थे, तो दूसरी तरफ वो क्रूर सजाओं के लिए भी जाने जाते थे, इसीलिए वो विरोधाभास। यदि ये कहा जाए कि उनकी योजनाएं असफल इसलिए हुई क्योंकि, क्या कहेंगे आप इसको, यदि एक कोई रीजन बताना हो? सर, टाइम उनका मतलब टाइम सही नहीं हुआ करता था, या डिसीजन सही नहीं था? सर, डिसीजन भी, टाइम भी कभी कभी, या इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था? सर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। हाँ। तो फिरोज शाह तुगलक, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। तो क्या कारण था कि उसके बाद आने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकारों ने सल्तनत काल का, है ना, भारतीय मुसलमान, सच्चा मुसलमान कहा, सल्तनत काल का अकबर कहा उसको? सर, फिरोज शाह तुगलक, सर, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसी नीतियां अपनाई जिसमें तुष्टीकरण हम बोल सकते हैं। उन्होंने जैसे कि एक यात्रा के दौरान सभी मज़ारों को विजिट किया, तो सर एक तरह से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार भी उनके टाइम पे आ गया था। तो सर, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपने धर्म के लोगों को खुश करने का प्रयास किया। यस सर, जिससे उनकी सत्ता बनी रहे। सर, उनका मतलब पॉलिटिकली भी जब वो शुरू में वो रूलर बने थे तो उनका बहुत विरोध हो रहा था। एक और कंटेंडर थे, उनकी शायद बहन के बेटे कंटेंडर थे उस वक्त, मुझे अच्छा ठीक है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा आपने, अभी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की 5 योजनाएं बताएं। सर, स्पेसिफिक या कुछ? हाँ, स्पेसिफिक। सर, महिलाओं के लिए हम देख सकते हैं मिशन शक्ति है, कन्या सुमंगला योजना है। सर, यूथ के लिए हम देख सकते हैं स्टार्टअप पॉलिसी है, भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना है। सर, गांव के लिए देख सकते हैं ग्राम उद्योग योजना है। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख सकते हैं सर इंडस्ट्रीज के लिए। इन योजनाओं का प्रदेश को कहाँ तक लाभ हो पा रहा है? सर, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ही अगर हम बात करते हैं तो सर इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। फिर सर इससे जीआई टैग भी मिलने में मदद हुई है हमारी, और फिर जैसे और भी जीआई टैग्स की बात चल रही है। सर, अगर मिशन शक्ति की बात करें तो इसके अंदर विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है सर, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा में भी विमेन की नंबर बढ़ रहे हैं सर। यदि हम ये कहें कि सरकार के एक ऐसी कोई गलत योजना को या गलत स्कीम को या क्रियान्वयन को आपको बताना हो तो आलोचनात्मक पहलू के अंतर्गत ये आपको बताना है तो क्या बताएंगे? सर,
सर इंडस्ट्रीज़ को हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई है और सब, पर उस हिसाब से अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रीज़ का, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। सर तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने यस सर। पीजी किया। यस सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू कैंपस के सामाजिक परिवेश में क्या अंतर दिखा आपको? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि यहाँ फ्रीडम थोड़ी कम है सर। फ्रीडम इन सेंस कि जेएनयू में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। ड्रेस कोड की भी वहाँ बहुत स्वतंत्रता है जेएनयू में। फिर वहाँ सर बहुत से ढाबे हैं, वहाँ ढाबों पे डिबेट डिस्कशन का माहौल ज़्यादा रहता है एयू की अपेक्षा। अच्छा, ढाबों पर जो डिबेट होता है Yes. वो मतलब शिक्षा के क्षेत्रों को लेकर के शैक्षणिक होता है या राजनीतिक होता है? सर दोनों होते हैं अच्छा। सर। राजनीतिक भी ऐसा, जैसे सर कोई बिल पास हुआ तो उस पे डिबेट होगी, उस पे मतलब सभी तर्क जाने जाएंगे, हम सभी लंबे समय तक वहाँ रहे, कभी ऐसा हमें अवसर मिला नहीं कि ऐसे बौद्धिक डिबेट को मैं वहाँ सुनूं। अच्छा, नुक्कड़ नाटक आपने किया है? नो सर। जेएनयू में रहकर के नुक्कड़ नाटक वगैरह में इसमें पार्टिसिपेट आपने नहीं? मेरा कोविड टाइम में था एमए, तो मैं 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह पाई हूँ वहाँ। हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चली थी ज़्यादातर। अच्छा, तो इसीलिए किस हॉस्टल में आप रहते थे? सर कोयना हॉस्टल। अच्छा, वहाँ पर जैसे अगर किसी विशेष विचारधारा की हम बात करें तो sir. किस विचारधारा के लोग या समर्थक हैं वहाँ पे? सर मेनली लेफ्ट विचारधारा वहाँ ज़्यादा है। लेफ्ट विचारधारा क्या होती है? सर ये मेनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं सोसाइटी में, और ये एग्जिस्टिंग सिस्टम जो रहता है उससे कहीं ना कहीं नाखुश रहते हैं। कौन कौन सी पार्टी ऐसी हैं जो मतलब लेफ्टिस्ट हैं? सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। सर मुझे 2 ही याद आ रहा है। केजरीवाल गवर्नमेंट को आप कहाँ पर रखेंगे? सर मैं सेंटर में रखूंगी उन्हें। अच्छा, अभी काशी तमिल संगम, इसके बारे में आपने सुना है? जी सर। ये काशी तमिल संगम क्या है? जी सर, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर। उसी के तहत देश की यूनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक मंच था, जिसमें ये दिखाया गया कि काशी और तमिलनाडु जो हैं, भले ही उनके बीच की ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर कल्चरली वो एक कहीं ना कहीं एक है। जैसे कि काशी एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, तो हम उसको देख सकते हैं कि तमिल भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और तमिलनाडु में भी 3000 BC से हमें सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिलते हैं। तो सर कहीं ना कहीं एक कंपोजिट कल्चर और एक दोनों के बीच समानता की बात होती है, उसी को एक्सप्लोर करने के लिए काशी तमिल संगमम था। चलिए, तमिल साहित्य का नाम मुझे बताएं। सर थिरुकुलर और सिलोपादिकरम, सर यही 2 मुझे याद। महाकाव्य? अच्छा सर, मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे। खेत तालाब योजना क्या है? सर खेत तालाब योजना खेतों में मेनली वाटर कंजर्वेशन की योजना है, जिससे कि खेतों के किनारे किनारे ही तालाब बनेंगे और उसमें पानी स्टोर होगा। इसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ठीक। अच्छा, अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे थे। जी सर। उसकी जो दक्षिण की नीतियां रहीं, ठीक उस प्रकार की कुछ ऐसी नीतियां प्राचीन इतिहास के अंतर्गत किसी शासक में आप देखते हैं? सर मैं समझ नहीं पाई सर। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपना मतलब राजधानी परिवर्तन किया, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, और फिर वहाँ पर जो अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, हालांकि इतिहासकार कई तरह की बातें करते हैं कि राजनीतिक कारण रहा जिसकी वजह से उसको दिल्ली से जाना पड़ा, बट उसने एक समायोजन की प्रक्रिया को शुरू किया, उसका अपना ये मानना था। तो ऐसे में एंशियंट टाइम में कोई शासक रहा हो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इस प्रकार की प्रक्रिया को करता है? सर अशोका का एक्सपेंशन था, पर मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रही हूँ सर। अच्छा, कला और संस्कृति में क्या डिफरेंस है? कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर सर, कल्चर में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, वहाँ का फूड, ड्रेसिंग सेंस, रेस, रिलीजन, सर ये सारे कल्चर के कंपोनेंट्स हैं।
सर आर्ट हम इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसे आर्ट कह सकते हैं। सिविलाइजेशन कल्चर में क्या अंतर होगा? सर सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन जो हमारे पास था पर वो अब डिक्लाइन हो चुका है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है सर, उसकी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं जो कि आज हमारा कल्चर है। जैसे उस समय भी महिलाएं सिंदूर का यूज़ करती थी या काजल का यूज़ होता था, तो वो आज हमारे कल्चर का पार्ट है। पर सिविलाइजेशन जो है सर वो उसकी एक पीक होती है और उसका एक एंड होता है सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, तो यस सर। सिंधु घाटी की सभ्यता के ऐसे कौन से तत्व हैं जो वर्तमान में निरंतरता को बनाए हुए हैं? अक्सर क्वेश्चंस भी आता है। यस सर। हाँ सर जैसे पशुपति शिवा, प्रोटो शिवा का जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त, अभी भी हम उसे कहीं ना कहीं भगवान शिव के रूप में पूज रहे हैं सर। फिर जो महिलाओं के ऑर्नामेंट्स थे सर वो सभी भी आज हैं। फिर सर नेचर वर्शिप जो है, पीपल की पूजा हो या मदर गॉडेस की पूजा को आज हम जैसे सरस्वती माँ या लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, उससे हम रिलेट कर सकते हैं सर। टाउन प्लानिंग वगैरह में ऐसा कुछ? सर टाउन प्लानिंग, यस सर। सर टाउन प्लानिंग में हम 2 सिटीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जयपुर का और चंडीगढ़ का, जो मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंस्पायर होकर बनाई गई थी। एक और क्वेश्चन साहब मुझे बताएं। यस सर। असहयोग आंदोलन, यस सर। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यस सर। इस आंदोलन के स्थगित होने के क्या कारण रहे? सर इसका मेन कारण था कि 5 फरवरी 1922 को शायद चौरा चौरी नामक स्थान पे कुछ भीड़ पे पुलिस वालों ने पहले अटैक कर दिया था। उसके बाद उग्र भीड़ ने वहाँ के थाने को आग लगा दी थी सर। इसी वजह से गांधी जी ने सोचा कि वो लोगों को जो नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस सिखाना चाहते थे, तो वो वैसा हो नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट जो है स्थगित कर दिया। तो गांधी जी का डिसीजन सही था या गलत था? सर सही, मुझे लगता है सर सही था। अगर गांधी जी का डिसीजन सही रहा तो sir. उस टाइम आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, चित्तरंजन दास, लगभग बहुत सारे नेताओं ने विरोध किया उनके डिसीजन का, तो वो लोग सही थे या फिर ये सही थे? सर उस समय सर दोनों पक्ष सही हो सकते थे, क्योंकि सर उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है हम अपना ऑब्जेक्टिव, अगर ये मूवमेंट आगे रखें तो हम अपना ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं। लेकिन सर गांधी जी भी उस वक्त सही थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो जनता के अंदर कहीं ना कहीं वॉयलेंस की एक्सेप्टेंस आ जाती और लोगों को भी लगता कि हाँ गांधी जी भी वॉयलेंस अलाउ कर सकते हैं। तो सर आगे जो है ब्रिटिश सरकार वैसे भी उसे क्रश कर देती वॉयलेंस को, तो सर इससे हमारी स्वतंत्रता में ही दिक्कतें आती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, गांधी और सुभाष में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर गांधी जी मेनली नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन के लिए बोलते थे, और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे उन्होंने फासिस्ट सरकार की मदद भी ली, तो वो कहते थे कि एंड जो है वो मेनली मायने रखता है, मीन्स नहीं मायने रखता। गांधी जी एंड और मीन्स दोनों की प्योरिटी को पे स्ट्रेस देते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में तो गांधी जी ने खुल करके बोला। सर गांधी जी ने खुलकर इसलिए बोला कि क्योंकि 8 अगस्त को सारे नेता जो हैं वो इम्प्रिजन हो गए थे, तो ब्रिटिश सरकार की बहुत ज़्यादतियाँ थीं। तो गांधी जी इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन की ज़्यादतियाँ ज़्यादा थी, इसके बाद लोगों ने वायलेंस का रास्ता चुना था सर। और सर वो मूवमेंट लीडरलेस भी था, तो सर जनता को इतना दोष नहीं दिया जा सकता है वायलेंस के लिए। ठीक है सर, बढ़िया, आपने काफ़ी अच्छा एकेडमिक अचीव किया है। yes. मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। yes. आप नेट जेआरएफ भी थी, yes. तो आप प्रोफेसर बन करके देश के लिए बेहतर कर सकती थी, कई सारे आईएएस और पीसीएस आपको सहयोग कर सकती थी बनाने में। yes. तो आपने कैसे प्रशासन की तरफ आप मुड़ गई एकाएक? सर मुझे लगा मैं इसमें ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकूंगी, और सर एक डाइवर्सिटी मुझे मिलेगी जिससे मैं अपनी प्रतिभा का वहाँ यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, प्रशासन में कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है? सर मुझे विमेंस की कंडीशन मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि मैं अगर होती तो मैं उसमें सुधार ला सकती हूँ सर। इसका मतलब अपने आप को आप महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानती हैं? यस सर। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हमको लगे, बोर्ड को लगे कि आप संवेदनशील हैं। सर ऐसे तो याद नहीं आ रहा मुझे।
ये आप खुद कह रहे हैं कि हम महिलाओं के प्रति कुछ करना चाहते हैं, इसका Yes, मतलब sir. महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील हैं। यस सर। तो कोई ऐसा काम बताएं हाल फिलहाल में 1 वर्ष 6 महीने के अंदर जो आपने किया हो महिलाओं के लिए, जिससे बोर्ड माने कि आप संवेदनशील हैं। सर ऐसे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। एग्जैक्ट नहीं याद है। अच्छा, इस भूगोल का, ज्योग्राफी का आप प्रशासन में क्या उपयोग लेंगी? सर भूगोल की वजह से जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसमें बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, तो हर एरिया की ज्योग्राफी पे ही सर वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का कल्चर, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सर यदि मुझे भूगोल की जानकारी है वहाँ की, तो मैं डिसीजन लेने में सर मुझे ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। अभी एक चर्चा में है ऑपरेशन दोस्ती, यस सर। और जबकि तुर्की का उपयोग ज़्यादातर हमारे विरोध के लिए हुआ है, एक मंच देने के रूप में हुआ है, यस हमारे भारत विरोधी गतिविधियों कहे या विचारधारा कहे, लेकिन हम ऑपरेशन दोस्ती कर रहे हैं, चला रहे हैं वहाँ पे सहायता के लिए। कितना आप इससे सहमत हैं? सर मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्लोबल पावर बनने की या विश्व गुरु बनने की, तो ये हमारा एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने रीजन में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करें कोई भी डिज़ास्टर की सिचुएशन आए तो सर इसलिए भले ही हम पहले देख चुके हैं जैसे OIC और अन्य जगहों पे भी टर्की ने हमारे कई फैसलों का विरोध किया है, इसके बावजूद भारत ने एक बड़ी मानसिकता दिखाते हुए मदद की। तो हो सकता है इससे शायद आगे हमें तुर्की का कुछ प्लेटफॉर्म्स पे समर्थन ही मिले, पर सर फिर भी मतलब यदि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो फिर सर हमें हेल्प सबकी करनी चाहिए। अच्छा, हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लेकर के कई सारी राजनीतिक पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। यस सर। एक तरफ हम जातियों को खत्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सभी इंटरकास्ट मैरिज हो, और दूसरी तरफ जातीय गणना की बात कर रहे हैं। यस सर। आप किसके पक्ष में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जहाँ तक एक आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि बेहतर पॉलिसीज़ फ्रेम करने का आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमारे पास यदि डेटा होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का तो हम पॉलिसीज़ अच्छे तरह से फ्रेम कर सकेंगे। तो सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सर जातीय जनगणना ली जाती है। इसके अलावा हमारे पास NFHS के भी डेटा रहते हैं, तो यदि हम उन डेटा का यूज़ करें तो हम पॉलिसी फ्रेमिंग में हमें मदद मिल सकती है। पर सर सेंसस में यदि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट होने का डर है। अच्छा, आपने भूगोल पढ़ा होगा, एक आती प्रवाल द्वीप या प्रवाल रीफ, कोरल रीफ जिसको कहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ या बहुत तेजी से विनष्ट हो रही, खत्म हो रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह किसको मानती है? सर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सर अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सर कोरल रीफ्स जो होती हैं वो मेनली 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को में रहती हैं वो, पर सर यदि 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ता है तो पूरा डिस्ट्रक्शन उनका हो सकता है सर। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव है ग्लोबल वार्मिंग से। अच्छा, इनका क्यों संरक्षण जरूरी है, कंजर्वेशन हम क्यों इतना करना चाहते हैं इनका? सर क्योंकि ये मतलब ओशियन जो इकोसिस्टम है उसकी कीस्टोन स्पीशीज़ हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सर ये बेस है उसका। इसमें कई मछलियाँ और कई अन्य जीव जंतुओं को ये शेल्टर देती हैं सर। जैसे कि ये 1% एरिया ये ओशियंस का कवर करती हैं, पर वहाँ की 10 या 20% बायोडाइवर्सिटी को ये शेल्टर देती हैं सर। यदि ये कोलैप्स हो जाती हैं तो पूरे ओशियन इकोसिस्टम के कोलैप्स होने का खतरा है। अच्छा, कंजर्वेशन में 2 टर्म आता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, दोनों को डिफाइन करिए। सर इन सीटू कंजर्वेशन जहाँ कोई स्पीशीज़ है यदि हम उनका वहीं कंजर्वेशन कर रहे हैं, जैसे सर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेचुरल पार्क हो गया। सर एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम जैसे ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं या फिर बोटैनिकल पार्क्स होते हैं, वहाँ हम उनका कंजर्वेशन करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसकी कोई आप उदाहरण से समझाइए, जैसे अभी कूनो नेशनल पार्क में चीता लाया गया। यस सर। तो इसको हम इन सीटू में रखें कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखें? सर एक्स सीटू बोल सकते हैं सर, एक्स सीटू बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यस सर। ODOP। यस सर। 5 एडजॉइनिंग जिलों के प्रोडक्ट को गिनाइएगा, एक साथ 5 जिले हो आसपास। सर
मूंज प्रोडक्ट इलाहाबाद, प्रयागराज का आंवला। सर और मुझे याद नहीं आ रहा। अपनी पर्सनालिटी में 2 अच्छाई बताइए और 2 निगेटिव पक्ष बताइए। सर अच्छाई ऑनेस्टी और सर अकाउंटेबिलिटी। सर बुराई में बुराई नकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ कमजोरियां जिसको हम कह सकते हैं। सर मुझे ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है सर। सर बहुत अच्छा। आपने जो रैंक का संदर्भ दिया है, पदों का संदर्भ दिया है, तो 1 नंबर पे डिप्टी स्पीकर रखा है, यस है ना? तो क्या कारण है इसके पीछे? सर डिप्टी कलेक्टर रखा है। हाँ, डिप्टी कलेक्टर का रखा है। यस सर। सर इससे मैं सर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं चेंज ला सकती हूँ, उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मैं एक मेजर रोल प्ले कर सकती हूँ सर। क्या रोल है डिप्टी कलेक्टर का? सर जो कलेक्टर के द्वारा काम दिए जाते हैं उनको समुचित रूप से करना। नहीं, डिफाइन करें यदि उसको कि हाँ क्या करना होता है उसको। सर तहसीलों का की कार्य को देखना, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को देखना, सर स्कीम्स का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कराना, एक्सेट्रा। आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आप जा रहे हैं, रास्ते में अचानक आपको पता चलता है कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। यस सर। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और नारेबाजी चल रही है वहाँ पे। आपके पास फोर्स भी नहीं है और आपको उस भीड़ को मैनेज करना है। यस सर। तो आप कैसे करोगे उसको? सर पहले मैं देखूंगी कि वहाँ सर अक्सर किसी भी भीड़ को एकत्रित करने वाले कुछ लोग होते हैं सर, तो मैं वहाँ जाके देखना चाहूँगी कि कौन मेन व्यक्ति है उस भीड़ को इकट्ठा करने वाला। सर मैं उस मेन व्यक्ति से बात करना चाहूँगी और उससे कहूँगी कि वो भीड़ से बात करे और इनको हटाने में मेरी मदद करे सर। उसके बाद भी भीड़ नहीं मान रही है तो सर तब तक मैं फ़ोन मैंने कर दिया होगा और तब तक फोर्स आती रहेगी। तो सर यदि वो नहीं मानते हैं तो सर फिर फोर्स क्या एक्शन हो सकता है आपका? सर फोर्स की भीड़ काफी उग्र हो चुकी है, वो मानने को तैयार नहीं है, आपको सुनने को तैयार नहीं है। सर पहले तो सर फोर्स आएगी और फिर या लाउड स्पीकर से मैं एक बार अनाउंस करवा दूंगी, उनसे मतलब रिक्वेस्ट एक तरह से कर सकती हूँ हटने के लिए। यदि मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने पे भी वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे मैं समुचित स्टेप्स ले सकते। नहीं, हमारे पास 3 विकल्प हो सकता है वहाँ पे, है ना? गोली चलवा दे, हम लाठी चार्ज करने का आदेश दे दे, आंसू गैस के गोले चलाएं, क्या करना चाहिए? सर पहले सर ये सब बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स हो सकते हैं सर, जो कि भीड़ को और उग्र कर सकते हैं। सर पानी की बौछार तक सर किया जा सकता है, तो यदि उसके बाद भी बहुत उग्र हैं तो सर उसके बाद सिचुएशन को देखने के बाद सर स्टेप्स लेना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा प्रयास रहा आपका। थैंक यू सर। अभी बुलाते हैं, जा सकते। मे आई कम इन सर? क्या नाम है आपका? इशिका। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। अब जो भी चीज़ें पूछी गई, जिस तरह से भी पूछी गई, आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ उसका आंसर दिया है और ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब कमीशन का इंटरव्यू हम देते हैं तो वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये पता है आपको, है ना? वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट होता है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप खुद के प्रति, सिस्टम के प्रति कितने ऑनेस्ट हैं और आप प्रश्नों का तो माध्यम होता है ना कि हम उस माध्यम से जज करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, तो वो तो अलग चीज़ होता है। लेकिन जो एक अधिकारी में, एक प्रशासक में क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपके में है, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा है। ड्रेस सही रहेगा सर? एक और साड़ी है, ये भी बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। और 1-2 जगह पे चीज़ों को देखना है, चाहे जैसे कोई टॉपिक पूछा गया और वहाँ पे आपको आंसर बहुत क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे सॉरी बोलना एक क्वालिटी है इंटरव्यू बोर्ड के लिए। अपेक्षाकृत हम इंटरव्यू बोर्ड को बरगलाने का प्रयास करें
या हम नहीं जानते हैं एग्जैक्ट फिर भी उसको बताने का प्रयास करें, इससे हमें बचना होता है। क्योंकि ये बोर्ड के लिए एक नेगेटिव पहलू माना जाता है। तो जैसे गांधी जी का सर ने जो पूछा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो वहाँ पे उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया गांधी जी ने इस बात को, और उन्होंने जो कहा था कि करो या मरो, वो उन्होंने ये कहा था कि या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या देश की आज़ादी के प्रयास में हम अपनी जान दे देंगे, किसी की जान ले लेंगे, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। नहीं सर, मेरा ये कहना था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने शुरू में बहुत वायलेंस किया, तो मेरा ये कहना था कि गांधी जी ब्रिटिशर्स से नाराज थे, ऐसे सब कुछ के बावजूद, हाँ सब कुछ के बावजूद इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो इस प्रश्न को कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। गांधी कभी वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किए, मरते दम तक नहीं किए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो वो शब्द कहा ना, करो डू और डाई, तो उसका मतलब उन्होंने हिंसा को बढ़ावा देने की बात नहीं कही थी। हाँ, उसका मीनिंग कुछ और था, है ना, उसका मीनिंग कुछ और लगाया गया। तो कहीं पे भी वो एक प्रश्न है, मैं तरीका बता रहा कि कहीं पर भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो सॉरी जी सर, हाँ सॉरी बोलना है। और देखिए, एक तो अपने रुचि से संबंधित उन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर ले, यूपी स्पेशल, हाँ यूपी स्पेशल। दूसरा ये है कि मतलब एकदम ईमानदारी से आप जवाब दें, हालांकि उसको आपने पूरा किया है, ठीक है। और तीसरे मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब कब इंटरव्यू है आपका? सर 3 मार्च को। 3 मार्च को समय भी है, ठीक है, अभी आपके पास समय है, आप बढ़िया करें। और मेरा अपना जो अनुमान है वो है कि आप टॉप 25 में आप कर रहे हैं। सर मेडिवल हिस्ट्री मैंने BA सेकेंड ईयर तक पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। यस सर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आपसे ठीक हुआ है सर? ठीक हुआ है। यस सर। मीडियम क्या रहा है आपका? नंबर मिला होगा तो मीडियम इंग्लिश रहा है मेरा। इंग्लिश रहा, बिल्कुल बिल्कुल। ये ना, ये पूरी कंडीशन आपकी यात्रा जो है, आपके जीवन की जर्नी जो है, ये बता रही है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो और अच्छे रैंक और कम एज में इन्होंने किया, 2000 डेट ऑफ बर्थ। आपका अच्छा रैंक आएगा एकदम, और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें, बीच में अगर समय मिले 1-2 बार और आप बोर्ड में जरूर आए, ठीक है। और रुचि और उत्तर प्रदेश विशेष, इन सब पर आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हाँ, उसको बहुत बारीकी से, हाँ बहुत बारीकी से। ODOP तो 5 जिले का ही मैंने पूछा था, मैंने याद किया था, रिवीजन नहीं किया। हाँ, उत्तर प्रदेश में आपको जॉब करनी है सर। मुझे मतलब और जिले के याद थे, पर इलाहाबाद के पास वाले का मैंने कौशाम्बी का याद किया था, पर उस समय भूल गई थी। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, उसको बोर्ड बहुत ज्यादा फोकस। समय देखिए, अभी आपके पास जो समय, उसमें आप मतलब जो अपने कोर्स से रिलेटेड या जो आपका एकेडमिक रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ना फोकस करके अब विशेष रूप से इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें, जो कम समय में इसको तैयार हो जाए। आप बजट बढ़िया से करें, बजट पर आप यूपी विशेष रूप से। बजट से मैंने प्रश्न नहीं किया वैसे, आपसे कोई आज ही पेश होना है, नहीं मतलब नेशनल बजट, हाँ उससे सेंट्रल वाले से तो नहीं किया, लेकिन उसको भी तैयार करिएगा। सब चीज़ों को आप बढ़िया करें, है ना। बाकी ड्रेस भी ठीक है, अगर आप कोई दूसरा ड्रेस देख रही हैं तो भी बढ़िया, भी परफेक्ट है। बाकी बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ ठीक है। नहीं, इतनी कम उम्र में जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत तारीफ काबिल है। एक्सप्रेशन आपका बहुत जबरदस्त है, वॉइस एकदम क्लियर है। हाँ ठीक है सर। ओके, ठीक, बहुत बहुत थैंक यू।